चलो बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो बेटा। आज क्या पढ़ाओगे आज? क्या पढ़ाओगे आज? बैठ जाओ। आज वो तुम्हारा एनाटॉमी वाले पढ़ा देते हैं। सर जी खुला तक पढ़ा देता क्योंकि टॉपिक है ना। अगर वो वाला मूवमेंट लोकोमोशन तो वो भी साथ सर जी अभी तो स्टार्ट ही करा दो। एक दिन का है ना, पढ़ा हुआ है। और तो सर कहते सर पढ़ा देंगे। और जो हाँ राजेंद्र राजेंद्र हाँ वो वाले पढ़ा देंगे ना वो, क्योंकि वो चल उनका टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग वही जो एनाटॉमी में चल रहा था ना बेटा, स्वयं पढ़ा दिया था मैंने। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा ही हो गया यार इसमें। सर जी सर जी तो वही खत्म हो गई सर, ये तो ऊपर से डाल है ना। तो बेटा देखिए, मैंने बताया था आपको 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना बेटा। यस सर। या इंटेगुमेंट्री एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या हम इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री। एक होता है बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और एक होता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है या इंटेगुमेंट्री टिश्यू सिस्टम है, इसमें आ जाती है एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस आ जाती है बेटा, और एपिडर्मल अपेंडेजेस आ जाती है। मतलब इसका ये है, जैसे एपिडर्मिस से रिलेटेड ना चीजें, जैसे कि बेटा बताऊंगा तुम्हें, रूट हेयर, हाँ जैसे रूट हेयर हो गए, है ना। और स्टोमेटा हो गए, लेंटिसल्स हो गए। क्या हो गए? लेंटिसल्स। और ट्राइकोम्स है, क्यूटिकल है, या वैक्स लेयर है, एटसेट्रा। मेरी बात समझे? यस सर। ये सब आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऊपर। भाई एपिडर्मिस का मतलब क्या, कवरिंग बनाने वाला। तो आप जानते हैं कि एपिडर्मिस तो सभी प्लांट पार्ट पर पाई जाएगी। देखिए सारे प्लांट पार्ट, चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है ना, सभी सभी के ऊपर एक कवरिंग, जैसे हमारे ऊपर स्किन होती है, ऐसे सभी प्लांट पार्ट के ऊपर एक कवरिंग तो होगी बेटा। यस सर। एक बाउंड्री बनाने वाली, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके अलावा जो कोई स्ट्रक्चर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है वो एपिडर्मल अपेंडेजेस में आ जाता है। तो पहले इसी को बता देता हूँ मैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखिए जो एपिडर्मिस है, तो वो मैंने भेजा नहीं था, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे वो तुम्हें। ये मिल गया वैसे तुम्हें, वो जो चेंजेस वाला जो था, तो नहीं मिला है? अच्छा अच्छा, तो आज भेज दूंगा मैं। वो एक्सपायरेंट वाला जो ग्रुप है ना, अच्छा उस पर डाल दूंगा, तभी जाते मैं यहाँ से क्लास करा के। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी चेंजेस आए चैप्टर को देख। तो बेटा ये जो एपिडर्मिस है ना, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी
सरफेस है, उसमें ऐसे ये सेल्स है। एपिडर्मल सेल्स। तो जनरली एक लेयर होती है एपिडर्मिस की, और बेटा लिविंग सेल्स होती हैं पेरेन्काइमा की। कैसी सेल्स होती हैं? लिविंग पेरेन्काइमा की सेल्स। तो आप सीधी सी बात है कि थिन वॉल्ड होती हैं, डेड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा प्लेटफॉर्म कम है। मैं अभी जब मेरा पैर आ गया ना तो मुझे ये लगा कि मतलब जूता की यार है ना गिर सकता हूँ। वहां ज्यादा बड़ा सा था तो एक आइडिया, क्योंकि टीचर को आइडिया रहता है ना जब जहाँ पढ़ाते रहते हैं। तो बेटा ये एपिडर्मल सेल्स के बीच में आप देख रहे हो कि कोई भी आपको गैप नहीं दिख रहा होगा, यानी कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी स्पेस सेल्स के बीच में नहीं पाया जाता। कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। कॉम्पैक्ट अरेंज का मतलब होता है कि कोई स्पेस नहीं होती। ठीक है बेटा। और लिविंग बता दिया मैंने, एक लेयर में पाई जाती है। तो ये एपिडर्मिस की बात है। अब देखो तुम्हें पता है कि कभी कभी ना बेटा, बस ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, आ जाओ, कभी कभी बेटा इसके ऊपर ना एक और लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस तो सब जगह होगी होगी, और देख किधर से निकल के गई है, इधर से है ना, सीधे कैमरा के सामने से निकल के ऐसे इधर से भी निकल सकती थी बेटा, बहुत जगह थी। इसके बोर्ड की इधर से चली जाती हो। तो देखिए ये एपिडर्मिस की जो लेयर है, इसके ऊपर कभी कभी बेटा क्यूटिकल, अच्छा, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, जिससे कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो, वाटर लॉस को बचाने के लिए। नॉर्मली प्लांट में पाई जाती है, लीव्स वगैरह में क्यूटिकल पाई जाती है, लीव्स में, स्टेम में। लेकिन रूट्स में देखा गया क्यूटिकल एब्सेंट होती है। किसमें एब्सेंट होती है? एनसीईआरटी में ये पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें लिखा हुआ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, एब्सेंट में ऐसा लिख देते हैं ना हम लोग, एब्सेंट इन रूट्स। और बेटा रे वो भी स्पेशली यंग रूट्स में। यंग रूट्स में तो बिल्कुल एब्सेंट है। तो अगर ये देखिए क्यूटिकल का काम क्या है कि जिससे वाटर लॉस ज्यादा ना हो, तो खास तौर से तुम एक बात बताओ, क्यूटिकल ज्यादा डेवलप किस में पाई जाएगी? कैसे प्लांट में, मतलब कौन से प्लांट में क्यूटिकल ज्यादा डेवलप होगी, या क्यूटिकल या वैक्स की लेयर ज्यादा अच्छी पाई जाएगी? है, हाँ कैक्टस बोला एक बच्चा, शाबाश। और मतलब जो जो पानी की कमी फेस करते हैं, मैं खुद सोचो कि पानी को बचाने का अगर कोई तरीका है, किसी में अडेप्टेशन है, कोई संरचना है ऐसी, तो उन्हीं में तो मिलेगी जिनको पानी मतलब कम मिल रहा बेचारों को, जिन्हें पानी को बचा के रखना है। जीरो पॉइंट प्लांट। तो तुम देखते हो, देखो पानी वैसे, पानी सेव तो सबको ही करना चाहिए, मतलब वैसे तो बिना बात के देखिए कहीं पर भी पानी बह रहा है फालतू में, तो वो है ना, हमें उसे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए आप देखते हो इसमें भी देखो एक अंतर है, जो चीजें हमारे लिए लिमिटेड होती हैं हम उनका फोकस करते हैं। कुछ कुछ स्टेट में कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि पानी पानी के लिए वो कितने दूर दूर से घड़े भर भर के या मटके भर भर के लाने पड़ते हैं, या कहीं एक नल लगा हुआ है, 10 किलोमीटर से वो पानी भर के लाएंगे, एक एक बूंद कीमती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी वाहन है ना, उनको साफ करने में, बाइक, कितना पानी बहाते रहते हैं, बिना बात के फोन पे बात कर रहे हैं और पाइप चल रही है। तो ये केयरलेस हो गया, बिना बात के बिहेवियर। या फिर क्लास में नहीं पंखे चल रहे हैं लगातार बिजली का ऐसे, तो ये चीजें ना एक 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 जागरूक नागरिक की तरह, या एक सही इंसान बनने के लिए भी ये चीजें भी जरूरी हैं कि आप बिना बात के चीजों को मतलब बर्बाद ना करें, है ना। क्योंकि आप ये सोचिए कि नहीं लाइट तो आई रही है, ऐसा क्या बात है, चल रहा, अरे वो लाइट भी कहीं और यूज होगी ना। वो तो लाइट का तो वो है एक तरीके से, कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज होगी, ये मत सोचो कि वो तो बर्बाद हो रही, बर्बाद नहीं होगी। अगर आप बंद कर देंगे, अगर नहीं है क्लासरूम में तो या मतलब अपने घर में, तो उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए, आपका बिजली पैसे की बचत होगी और वो कहीं और यूटिलाइज होगी। खैर, तो ये जो जीरो फिटिक प्लांट होते हैं, मैंने क्या बताया, जीरो फाइट्स, जीरो फाइट मैंने बताया था ना, जो ड्राई एरिया में रहने वाले होते हैं। जी सर जी।
उनमें जीरोफिटिक जैसे बच्चे में होता है कैक्टस या ओपनसिया, ऐसे नाम। ये इनमें क्यूटिकल वेल डेवलप पाई जाती है। समझ गए? क्यूटिकल वेल डेवलप किसमें पाई जाती है? जीरोफाइट्स। और देखो पानी में रहने वाले जो प्लांट है हाइड्रोफाइट, उनमें जरूरत ही नहीं है। भाई रूट में नहीं होती नॉर्मली प्लांट में, लेकिन जो पानी में पाए जाते हैं बेटा हाइड्रोफाइट है, पानी में रहने वाले प्लांट, उनमें भी तो जरूरत नहीं है। तुम जरा खुद सोचो, वो तो पानी में ही है। जब पानी में है तो उसे पानी की क्या कमी, तो उसे पानी रोकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आ जाओ, ठीक है बेटा। तो खैर, अच्छा अब ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस में मैं बता रहा था कि तुम जानते हो रूट में तो, पता है रूट की एपिडर्मिस को क्या कहते हैं? नहीं जानते ना? रूट की एपिडर्मिस का नाम होता है? बताया था मैंने एक बार। एपिडर्मिस का नाम होता है एपिबिलेमा, याद रखना। या फिर इसको बोल सकते हैं पिलीफिरस लेयर। पिलीफिरस लेयर, क्योंकि इस पर क्या होता है बेटा, रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या होता है? पहले भी मैं बना चुका हूं डायग्राम सा। देखिए रूट हेयर पाए जाते हैं। और पता है रूट हेयर जो होते हैं, रूट हेयर्स, ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ट्यूबुलर आउटग्रोथ हैं। यूनिसेलुलर ट्यूबुलर आउटग्रोथ। यूनिसेलुलर ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, जो बेटा जिन आप जानते हो इनकी हेल्प से ही तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर को सॉइल से, रूट हेयर से। क्लियर है? तो रूट हेयर की बात समझ गया आप बेटा। रूट हेयर पुराने वाले जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। अब हाँ आ जाओ, एक होता है स्टेम के ऊपर हेयर। ध्यान सुना मेरी बात, क्योंकि मैं एपिडर्मिस बता रहा हूं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब है एपिडर्मिस, और उसके ऊपर जो पाए जाने वाली और जो स्ट्रक्चर हैं उनकी बातें हो रही। ठीक है? ट्राइकोम एक शब्द क्या होता है? ट्राइकोम। बेटा अरे ये जो ट्राइकोम है ये स्टेम हेयर्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? स्टेम हेयर्स। और ये ट्राइकोम्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं स्टेम हेयर्स, ये बेटा जनरली मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर है। और इनका काम तो नॉर्मली प्रोटेक्शन का है, क्योंकि ये कोई वाटर एब्जॉर्ब थोड़ी करते हैं। भाई रूट हेयर का तो मैंने बता दिया, पढ़ा भी चुका हूं कि इनका काम होता है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना। ठीक है? स्टेम हेयर का ही काम थोड़ी होता है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना। तुमने देखा होगा कि कुछ स्टेम ज्यादा स्मूथ होते हैं, और कुछ स्टेम होते हैं उनकी सरफेस पर ऐसे रोए रोए से होते हैं स्टेम पर। देखें कुछ कुछ हाथ लगाओगे तो रफ से लगेंगी थोड़ी थोड़ी, वो स्टेम हेयर होते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइकोम। भले ही हो सकता है कि देखने में ट्राइकोम बहुत छोटा और रूट हेयर बड़ा भी लगे, लेकिन पता है जैसे ये देखना, ये ट्राइकोम बना रहा हूं, ये रहा ट्राइकोम है। लेकिन अंतर क्या होगा कि ट्राइकोम मल्टी सेलर होगा। कैसा होगा? मल्टी सेलर। देखो इसमें सेप्टा बनाए मैंने, पार्टीशन बनाए। यहाँ तो नहीं बनाया तो पार्टीशन मैंने, सीधा एक ही ट्यूब बनाई थी। ये अंतर होगा, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा देखिए लेंटिसिल, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये आपको डिटेल में। एक्चुअली लेंटिसिल क्या होते हैं, अब ये एनाटॉमी में भी आएगा। ज्यादातर वुडी प्लांट पे मिलते हैं। एनसीईआरटी में है लेंटिसिल का डायग्राम से एक बनाया तुम्हारे स्कूल में। डायग्राम मतलब ऐसा प्रॉपर तो नहीं है ढंग से, लेकिन तभी मैं जब आएगा ना सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगा, तब लेंटिसिल के बारे में थोड़ा बताऊंगा स्ट्रक्चर वाइज। तो ये क्या होता है, ज्यादातर वुडी स्टेम होता है ना, वुडी मतलब कठोर वाला जो होता है, हार्ड वाला जो ना स्टेम, उस पर ये पाए जाते हैं। जो मोटे मोटे सेकेंडरी ग्रोथ कर चुके हैं, द्वितीयक वृद्धि जो कर चुके हैं ना, वो उनमें उनकी सरफेस पर मिलते हैं ये। ओपनिंग होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर से होते हैं ओपनिंग, है ना, छिद्र टाइप के, जिनसे कि वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज, है ना बेटा। रेस्पिरेशन पौधा करता है ना, वो किससे करता है? लेंटिसिल की हेल्प से।
गैसेस एक्सचेंज। थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन भी कर लेती हैं ये। ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस जो करते हैं, पानी का है ना लॉस, थोड़ा बहुत। लेकिन ज्यादातर काम इनका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है। अच्छा, लेंटिसेल पता है, एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, एक काम की बात। प्लांट के किसी भी पार्ट पर पाए जा सकते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेन स्टेम पर भी हो सकती हैं, रूट में भी हो सकती हैं। बताया था मैंने, एक मिनट यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बस लीव्स पर नहीं हो सकते। ये मैंने तब भी मुझे याद आ रहा है मैंने कहा था फ्रूट पे भी हो सकती है, फ्रूट्स की सरफेस पर भी, हाँ फ्रूट, फल की सरफेस पर। लीव्स पर नहीं हो सकते, क्योंकि लीव्स पर होते हैं स्टोमेटा, वही काम करने के लिए, मतलब वैसे नॉर्मली स्टोमेटा का काम है ट्रांसपिरेशन। क्या काम है, वहां से तो पानी की ड्रॉप निकलती है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है बेटा, जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। चल इधर से आ जा, कोई बात नहीं, आ जा। लंबा पड़ेगा उधर से, इधर से ऐसे निकल जा। मुझे डर था कि कहीं इधर से ना निकल जाए। तो बेटा रे, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस एरियल पार्ट से, मतलब लीफ से। तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना, स्टोमेटा का मेन काम है ट्रांसपिरेशन। क्या काम है मेन, और लेंटिसिल का मेन काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। यार, लेकिन थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा भी करते हैं ट्रांसपिरेशन के दौरान, और ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन लेंटिसिल भी करते हैं। तो दोनों दोनों में आ जाती हैं, लेकिन मेन मेन काम आप समझ ही गए। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मेन काम है हमारा बायोलॉजी पढ़ाना। अब हम बीच बीच में मान लो कोई केमिस्ट्री की बात ही मार दें, फिजिक्स का फॉर्मूला एक सुना दें तुम्हें, बता दें कि देखो भाई ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो चलो ठीक है, बोल दिया हमने, ये याद पड़े हुए हैं कुछ। हमने भी 12th तक फिजिक्स पढ़ी है, बीएससी तक केमिस्ट्री पढ़ी है। तो ऐसी बात थोड़ी कि हम बिल्कुल निर्वटा सन्नाटा उनको कुछ नहीं जानते, है ना। ई इजिकल टू एच न्यू भी जानते हैं हम। प्लान कांस्टेंट होता है एच, है ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन से क्वांटा हो जाती है, बात करते हो। और फॉर्मूला बता दूं क्या, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। अरे वाह, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एम वन एम टू मासेज हैं, आर उनके बीच की डिस्टेंस है, समझे। अगर इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंपेयर करेंगे, न्यूटन लॉ वाले चैप्टर का है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, उधर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्स बोलेंगे तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो जाती है वो आर, समझे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट हो जाता है, कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। तो तुमने ऐसे सोचा था क्या, सेम है दोनों कंपेयर करके, वो मासेस के बीच की और वो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। बैक टू टॉपिक आ रहे हैं हम लोग, बैक टू पवेलियन। तो बेटा रे, देख इधर से ये रास्ता नहीं है, ये या तो हमें टेबल इधर आगे करना पड़ेगा, देख लो ये तो सोचो जरा कि हमें उधर से निकलना है बेटा। देख लो एक को तो, एक ऐसे निकल के आई थी, तभी तो मैंने इशारा किया कि इधर से चले जाओ बेटा, क्योंकि यहाँ आगे ज्यादा रास्ता दिखता है। अब सोचो कि जब ये ऑन एयर होगा, मतलब ये वीडियो आप जानते हैं अपलोड होते हैं, है ना, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इन वीडियो को बाद में कभी भी। ये तो पता ही है ना तुम्हें। हाँ जी। तो तुम टीचर का भी नाम डालोगे तब भी आ जाते हैं, या अब उदय योजना का नाम डालोगे तो आ ही जाएंगे। तो उसमें होके ऐसे बच्चा जाता हुआ कैसे लगेगा, दिखता हुआ बीच में कैमरे में होके? मैदान में घूम रहे हैं जी, हाँ, कि ये क्या डिसिप्लिन है क्लास का। इसीलिए ये चीजें है ना, बेशक एक सोचे इतनी पड़ती। अब ये बात भी जो बोल रहा हूँ ये भी जा रही है ऑन एयर आप। हाँ, तो मैं क्या ये कह रहा था, वापस आते हैं, देखो टॉपिक पे से हटा दिया मुझे। तो मैं ये बता रहा था बेटा, ये हम बात कर रहे थे किसकी, स्टोमेटा के बारे में। किसकी बातें कर रहे थे, स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा में पढ़ा चुका हूं तुम्हें डिटेल में से, याद है तुम्हें। यस सर, एक बार फिर से आइडिया दे देता हूँ। दो सब्सिडी, हाँ गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल होंगी सर जी, बीच से एक सब्सिडी सेल होंगी, इनके ऊपर सब्सिडरी सेल होती है, पड़ोसी सेल, मतलब पड़ोस वाली।
देखिए, आपको याद है मैंने बताया था कि जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट स्टोमेटा में तो गार्ड सेल होती हैं किडनी शेप की या बीन शेप की। कैसी होती हैं? किडनी या बीन शेप की। मोनोकॉट में कैसी होती हैं? डबल शेप। हाँ, और ये सब्सिडरी सेल्स हैं। और बेटा रे, ये यहाँ पर इनर थिक वॉल्स हैं ये। गार्ड सेल्स की। ये स्टोमेटल अपर्चर है। ये तो मैंने डायग्राम पहले बना चुका हूँ शायद। यस सर जी, बना। हाँ, तो ये डाइकॉट का है और ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया था बेटा। यस सर। और मोनोकॉट का डंबल शेप का होता है ना। मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में ये अंदर की गार्ड सेल जो थिक होती है ये मैटर करती हैं, है ना। इनकी वजह से हेल्प से होता है। और इनमें रेडियली ओरिएंटेड वॉर होते हैं। यहाँ भी डायग्राम साथ बना होगा देखो। हाँ, एनाटॉमी में बने हुए हैं देख लो। डाइकॉट स्टोमेटा भी, मोनोकॉट स्टोमेटा। तो बेटा रे, इसमें ना ऐसे ऐसे करके कुछ रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल होते हैं। ऐसे ऐसे है ना, होते हैं ना। यहाँ नहीं भी दिखाए होंगे अगर, लेकिन पता है आपको जब यहाँ नहीं बनाए ना फाइब्रिल है। हाँ, ये तो मैंने वहां बिल्कुल से बोले, देख लो उससे नोट्स निकाल ली जो बताए थे ना मैंने। लेकिन एनसीईआरटी में जो उधर वाले प्राण ट्रांसपोर्ट चैप्टर में उधर डायग्राम बनाया उसमें दिखाए हुए हैं ये ऐसे। यहाँ एनाटॉमी में हो सकता है नहीं दिखाए हों, है ना। तो ऐसे ड्रॉ कर सकती है ऐसे ऐसे लाइन खींच के। ये सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट की बात का। हाँ, क्लोरोप्लास्ट भी होता है बेटा। यस सर, ये भी लेकिन काम का नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात। गार्ड सेल अकेली ऐसी एपिडर्मिस की सेल होती हैं। अच्छा, एक और चीज, ये तुम्हें ऐसे दिखाई, ये तो वर्टिकल दिखाए ना, ये उस एपिडर्मिस की इसी में है ये जो सब कुछ दिखा रखा है ये किसमें है भाई? क्या एपिडर्मिस? आप देखना ऐसे ऐसे स्टोमेटा एपिडर्मिस में, है ना। जी सर। तो इसके अड़ोस पड़ोस वाली जो एपिडर्मिस की ही सेल है वही सब्सिडरी सेल बोली जाती हैं। अगर सब्सिडरी सेल भी एपिडर्मिस की सेल हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस, और गार्ड सेल भी एपिडर्मिस की सेल है। ठीक है। यस सर। तो जो हमारे गार्ड सेल हैं वो अकेली ऐसी एपिडर्मिस की सेल होती है, ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने पहले ही बताई थी बात, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होती। नहीं तो नॉर्मली एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, है ना। बताएंगे अभी एनाटॉमी में बेटा लीफ की। एक्चुअल में जैसे लीफ की अपर ये एपिडर्मिस है, ये नीचे वाली एपिडर्मिस है, तो बीच में होता है मीजोफिल। उस मीजोफिल टिश्यू में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ना। क्योंकि एपिडर्मिस का काम बेटा फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, उसका काम प्रोटेक्शन देना है। क्या करना है? प्रोटेक्शन देना। जैसे हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट हैं, उनके ऊपर स्किन, तो बॉडी के जो ऑर्गन है उनका अपना अपना काम है, लेकिन स्किन तो उनकी प्रोटेक्शन दे रही है ना। ये मतलब अगर स्किन कहीं से हट जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो आप देखेंगे कि घाव सा ओपन हो गया, फिर वो बोलते ओपन हो गया। तो वहां पे कोई भी एजेंट, मतलब जो पैथोजन है, जर्म एजेंट है, वो एंटर कर जाएगा नहीं कर जाएगा। आप बोलते हैं भाई इसको किसी एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेज, डिटॉल, सेवलॉन, उससे साफ कर लो, नई स्किन तो अपने आप आ जाएगी, हीलिंग अपने आप हो जाती है हमारी बॉडी। हमें बस एंटीसेप्टिक यूज करना है, क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया का वो हो गया इन्फेक्शन या, है ना, तो फिर वो पस बन जाएगा। आपने देखा पस पक जाता है और पस बन जाता है, लंबा प्रोसीजर हो जाता है, काटना ही पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा किसी के, वैसे बच्चों की नॉर्मल वो होती हैं प्रॉब्लम्स कि वो आ जाते हैं ना मुहासे से, एकने वेकने हो जाती हैं, तो उनको ज्यादा ऐसे नोचा मत करो। मतलब होते हैं ना कई लोग आगे अपने नाखूनों से कह रहे ये दिख रहा है, वो कुछ नहीं बिगड़ रहा चेहरे का ऐसे, है ना। कोई बात नहीं, वो बस आप गंदगी वगैरह धूल मिट्टी जाती है तो अपना मुंह धो लो, घर जाके मुंह जरूर धो लिया करो, रात को सोने से पहले मुंह धो लिया करो एक बार, है ना, साफ पानी से ऐसे ही, मतलब वो अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको ज्यादा वो छेड़ोगे उसको कैसे, तो पता वो निशान मेरे ही बने हुए हैं दो चार ऐसे निशान, जो ऐसे
शुरू में ऐसे ही तोड़ तोड़ के निशान बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमने गलतियां नहीं की, ये आदत होती है ना, कि कहीं कुछ उसको वो कर दिया, फोड़ दिया, वो कर दिया, ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। लेकिन अब हम देखिए टीचर हैं, तो बायोलॉजी के, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड या आपकी बॉडी के से रिलेटेड जो कोई भी है ना, इन सब बातों के बारे में हम आपको सही राय देने की कोशिश करते हैं कि जो आप इन गलतियों को ना समझे ज्यादा। और ये बहुत ज्यादा डेली डेली शैम्पू लगाते हैं कुछ लोग, डेली शैम्पू थोड़ा अवॉइड किया करो। मतलब है ना, नहाइए तो डेली ही। सर्दियों में भी कुछ पानी लेकिन ये है कि 4 दिन में, 3 दिन में, डिपेंड करता है आप कैसे धूल मिट्टी ला रहे हो। शैम्पू शैम्पू हफ्ते में 2 बार या 1 बार लगा लो, है ना, जैसे जितना जरूरत हो। मेरा ये मतलब नहीं है कहने का कि डेली डेली, कि उससे दिक्कतें ज्यादा बढ़ती मेरा कि जैसे मनुष्य अपना जो भोजन है हैं। वो पर पोषी है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। और जो प्लांट है वो स्वपोषी है, तो कैसे भोजन कैसे बनता है किसके अंदर प्लांट के अंदर? क्या बनता है, भोजन कैसे बनता है? बेटा रे, ये तो तुम बहुत बड़ी बात बोली है। एक्चुअली में अभी एनाटॉमी के बाद में मैं तुम्हें वही पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस, वही तो बताऊंगा भोजन कैसे बनाते हो। जी सर जी। उसी पे पूरी दुनिया चल रही। वो वो एक ऐसी प्रोसेस है ना। इसमें देख, इसमें चैप्टर, हाँ, इसमें आगे आएगा एक चैप्टर, प्रकाश संश्लेषण। बेटा वो एक ऐसी प्रोसेस है, उसी पे पूरी दुनिया चल रही। सर जी वो यंग क्योंकि भाई प्लांट बना रहे हैं अपना खाना उससे, और वो जो खाना स्टोर कर रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं, सीड बना रहे हैं, पत्तियां जो भी, तो हम ये जो साग सब्जी खा रहे हैं, या तो पत्तियां खा रहे हैं उनकी, या तो फल खा रहे हैं, या तो उनके सीड खा रहे हैं, सब है ना। या आप चिकन मटन भी खा रहे हो, तो वो तो वही खा रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में हम सब किस पे डिपेंड है, उस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस पे डिपेंड। हमें भी करना चाहिए क्या करना चाहिए? फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये तुम्हारे वो है, घर की खेती है, ये प्रकाश संश्लेषण तुम कर लोगे तो जन्म अगली बार प्लांट का पौधे का ले लियो। ये भी तेरे हाथ में नहीं है, ये भी हमारे इंसानों के हाथ में नहीं है। तो देखिए, यही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग ये समझने लग जाए ना बेटा, तो ये जो अहम है ना, अहम, मैं, अहंकार, देखिए आपकी हमारी हो सकता है, और जैसे मैं भी चाल ढाल में चलता हूँ, या जैसे भी मैं रह, हो सकता है वो किसी को लगता हो कि बड़ा ये तो एटीट्यूड में है या कुछ है ना, ऐसा ऐसा नहीं है। जबकि क्योंकि होता क्या, सबकी अपनी अलग अलग स्टाइल होती है, अपने अपने रहने सहने का तरीका होता है ना बेटा। जैसे मैं, मुझ पे ऐसे नहीं चला जाता, क्योंकि मेरी मतलब है ना स्टेटस से रहने की आदत है ही, मैं क्या करूं। तो ऐसे सबका अलग अलग होता है, वो एक अलग नेचर है आपका। जैसा भी कोई कम बोलता है, जैसे कैब वाला बच्चा है, बड़ा शांत शांत सा रहता है, कम बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बुरा बच्चा है, अच्छा बच्चा है ना। बोल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो देखिए, कोई बच्चा जैसे ज्यादा बोलता है, या मतलब जैसे सर्दी सर्दी करता रहता है, तो वो भी रेस्पॉन्स जरूरी है टीचर के लिए। नेचर तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम ये जो बात जैसे बोले प्रकाश संश्लेषण के हम परपोसी, अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा ना कि हम हैं क्या, जो हमें किस बात का घमंड, खाने के लिए तो दूसरे पे, पौधों पे डिपेंड है हम, है ना। यानी देखो उनकी कितनी वैल्यू है यार, वो तुम्हें खाना दे रहे हैं, पौधे जिनको हम काट पीटने में कभी देने लगाते। तो कभी हमें पौधा कोई काटना पड़ जाए, जैसे कोई डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी जगह 4 पौधे लगाएं आगे, सर जी एक काम बढ़िया करा ना या कोशिश आईपीएल करें। वालों ने। सर जी जितने डॉट बोलते सारे पौधे हाँ हाँ, वो अच्छी बात है, ग्रीन वो एक लिया उन्होंने इनिशिएटिव, तो ये अच्छी बात है। वैसे बड़े हैं पिछले कुछ सालों में बेटा, ये थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, और आप देख रहे हो काफी ज्यादा प्लांटेशन हुआ है। ये क्या करने पे लगा हुआ है? सर हड्डियां बना रहा अपनी। तो सुनो मेरी बात, मैं पिटाई भी लगा देता हूँ। जी सर जी। हाँ, बहुत खतरनाक टीचर हूँ मैं। तो मैं क्या बोल रहा था, तो बात क्लियर हो गई है? यस सर। ठीक है, तो पौधों का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा आपको, है ना। तो ये मैं खत्म हो जाएगी, सब एक बराबर है, पता है सब कैसे हैं? सब एक बराबर है मनुष्य, और मतलब ये भी देखो लिविंग ही सब बराबर है यार, एक बराबर। तो बस ये कि हम इंसान है, तो हम ब्रेन है हमारे पास,
तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं अपने फायदे के लिए। वो ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर भी आता है तुम्हारे कोर्स में, यस पढ़ोगे 12th में। यस ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स को यूटिलाइज करते रहते हैं आप। ये ह्यूमन वेलफेयर नाम की यूनिटी है पूरी, ठीक है। तो वो बात एक अलग है, लेकिन जो हमें खाना दे रहा है हमें उसका तो सोचना चाहिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्योंकि सब पैदा एक जैसे हुए थे। अब आप देखो, जब पैदा हुए थे तो तुम बताओ कौन सा, तो हमारे पास वही नहीं पी के वाले, कौन सा तो धर्म का ठप्पा था, मुझे बता दो। जब पैदा हुए कौन सा तो धर्म की मोहर थी, या कौन सा खून अलग अलग था कि लाल है नीला पीला है, बताओ मुझे। तो ये सोच है, मेन चीज क्या होती है, सोच। कि हम उसमें किसी बहुत बड़े रईस के घर पैदा हो गए और कोई बहुत मजदूर के घर पैदा हो गया बच्चा, अरे पैदा होने में उसका क्या वो है, ये तो जो उसकी किस्मत है उसको पैदा किया गया है, वो सब बराबर है। पैसे वाले अमीर गरीब सबके बच्चे, सभी धर्म के बच्चे, है ना, बिना कपड़ों के एक जगह छोटे छोटे जो बच्चे हैं पैदा हुए, एक लाइन से लिटा दो, अब पहचान लो कि कौन अमीर है कौन गरीब। तो ये सब, है ना, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ बेटा, मतलब रहा हूँ, और आज प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी कॉलेज में। मैंने, है ना, हर तरह का वो देखा हुआ है, लेकिन तब भी मैं वही था, और आज भी मैं किसान हूँ रियलिटी। आज भी मैं, है ना, कोई अगर ऐसी बात होगी, हो सकता है कि अब थोड़ी आदतें ऐसी हो गई हैं, थोड़ी लग्जरी की आदत हो गई है बेटा, है ना, इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, लेकिन काम अब भी सब कर लूंगा मैं। या उस मजदूर के साथ मुझे कोई ऐसा नहीं लगेगा यार ये मजदूर है, हम मालिक। खैर, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। तो बेटा रे, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, ये स्टोमेटा हो गए, लेंटिसिल हो गए हमारे, है ना, ये सारी मैंने ये बातें बताई तुम्हें। और एक बात और बताता हूं मैं, हालांकि तुम्हें वो लीफ लीफ के एनाटॉमी में आ भी जाएगा, मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल। क्या बता रहा हूं मैं, अरे नहीं, ये तो वो है। एक बेटा डस्टर लेके आ, अच्छा उधर से डस्टर लाके डाल दो। ये काम तो कर रहा है वैसे ये। हाँ, तो पता है बेटा, एक होती है, मैंने क्या बताया, मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल्स। बात है नहीं लड़कियों, जैसे ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है, एनाटॉमी में आगे अभी पढ़ लोगे, ध्यान रखना। पता है, अपर को तो बोला जाता है अडेक्सियल, और लोअर को बोला जाता है अबेक्सियल। तो बेटा तुम्हें इसमें देखना, ये देखने में आया कुछ मोनोकॉट में, ग्रासेस में ना, कुछ ग्रासेस में ऊपर वाली सरफेस पर, लीफ की अपर सरफेस पर कुछ सेल देखना, कुछ अलग अलग सी दिख रही है, बड़ी बड़ी सी। तो ये एपिडर्मिस की सेल है, ये बड़ी बड़ी सी कलरलेस थिनवॉल्ड सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं मोटर सेल या पुलिफॉर्म सेल्स। एनसीईआरटी में बेटा है ये लिखा हुआ, मोटर सेल्स और बुलीफॉर्म सेल्स कैसी हैं, कलरलेस एम्प्टी थिनवॉल्ड सेल्स। तो पता है इनका काम क्या होता है। अच्छा, पहले तो होती किसमें ये मोटर सेल्स, ये होती हैं सेमोग्रासिस। किसमें होती है बेटा, सेमोग्रासिस। मैं ब्रैकेट में नाम भी देता हूं प्लांट का, पी साइलेंट है, ध्यान रखना। सेमा, एमोफाइला, और एक एग्रोपायरॉन, ये नाम है। सेमा पी साइलेंट है, पी ऐसे, हेमोफाइला एंड एग्रोपायरॉन। तो ये क्या करती हैं, ये लीव्स की फोल्डिंग अनफोल्डिंग में हेल्प करती हैं, लीव्स की फोल्डिंग अनफोल्डिंग में, है ना। जैसे डे टाइम है, खूब धूप पड़ रही है तेज, मान लो अभी तो मौसम ठीक सा हो गया है, तो पता है उस समय वाटर का लॉस ज्यादा ना हो जाए, तो लीफ को ऐसे फोल्ड करा लेती है, रोलिंग करा लेती है। अब सरफेस एरिया आप जानते हो, सरफेस एरिया का ही तो मैटर है वाटर लॉस। तो सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा, तो
पानी पानी कम उड़ेगा, है ना, वाटर लॉस कम होगा। और इवनिंग में या जब मॉइस्चर एनवायरमेंट में होता है तो ये अनरोल करा देती है लीफ को, है ना, मतलब खुद ये टर्जिड या फ्लैसिड होकर, है ना, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग कराती है। ये पॉइंट एक होता है, अच्छा ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, दीज आर रेस्पॉन्सिबल, मोटर सेल्स के बारे में यार लिखो, बता रहा हूं मैं ना, मोटर सेल्स हेल्प इन, ऐसे लिख दो, मोटर सेल्स हेल्प इन फोल्डिंग, folding and unfolding, folding and unfolding of leaves, or or rolling, rolling, rolling and unrolling of leaves। चाहे तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग आ जाए क्वेश्चन में, जैसे चाहे रोलिंग अनरोलिंग आ जाए, बात एक ही है, ठीक है बेटा, ऑफ लीव्स टू रिड्यूस CO2, to reduce water loss, to reduce water loss during transpiration, to reduce water loss during transpiration, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो मैं पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मैंने तुम्हें बताया था कि क्या क्या आता है, Cortex. एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के बीच में जो कुछ भी है, तो सब कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। तो पहले एक काम करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले वास्कुलर लेते हैं, इन दोनों के बाद में जो भी आइटम बचे वो सब उसमें आएंगे। आइटम मतलब जो भी है ना, हाँ, टर्म बचे या जो भी स्ट्रक्चर बचे, क्योंकि शब्दों का अलग अलग मीनिंग होता है, कुछ कुछ समझ लेते हैं। सर जी बस घूम आया है। अच्छा, ये बड़ा भाई भगत आदमी है ये, सर जी मैं बहुत चीजें करता हूँ। ये गुरुजी वाला टाइप का बच्चा, और ये स्टूडेंट में बैठा हुआ है। तब आपको पहाड़ पे बैठने वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, बेटा रे, इसमें आते हैं, आप जानते हैं कि वास्कुलर बंडल्स आते हैं ना। अब देखिए, दो टाइप के वास्कुलर बंडल्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल और एक होते हैं कंजॉइंट वास्कुलर बंडल्स। अब देख सकते हैं एनसीईआरटी में, जाइए, हाँ पेज नंबर बता देना बेटा, 90 90 90 पेज नंबर देख रहे हैं सभी लोग अपने एनसीईआरटी में, ठीक है। और लेकिन अगर अपनी कॉपी में वो कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, बना लोगे थोड़ा सा जो बताऊंगा। तो पता है रेडियल बंडल, रेडियल बंडल्स का मतलब पता क्या होता है, रेडियल वास्कुलर बंडल का मतलब ये है अलग अलग। कि जब अलग अलग रेडियस पर होते हैं जाइलम और फ्लोएम। यस सर जी। देखिए भाई, ये हमने बना दिए, हाँ, तो हंसता हुआ आ रहे थे, लेट आ रहे थे, जूतम पत्रम कर दूंगा। जूतम पत्रम जानता नहीं, यस सर। कैसे, जूता उठा के खोपड़िया तेरी। तो बेटा देख, इसमें आप ये देख रहे हैं जाइलम बंडल्स, ये जाइलम टिश्यू है और ये फ्लोएम है, फ्लोएम बंडल्स हैं। तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग हैं या नहीं है, यस सर। तो अलग अलग रेडियस पे हैं, जैसे ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो इनको बोलते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल। और रेडियल वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं रूट्स में, किसमें होते हैं, सभी रूट में, मोनोकोट हो डाइकोट हो।
अच्छा जी, अब जो कंजॉइंट है, देखिए कंजॉइंट जो वास्कुलर बंडल हैं, कंजॉइंट का मतलब है को, मतलब साथ साथ, और जॉइंट मतलब जुड़े होना, यानी जो साथ साथ, यानी जाइलम फ्लोएम इनमें साथ साथ है। इन बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम कैसा है, साथ साथ। हर एक बंडल जाइलम भी रखेगा और फ्लोएम भी, जैसे हम शुरू में बता भी चुके थे, तो मैं बना के थोड़ा डायग्राम। अच्छा, डायग्राम बाद में बनाएंगे अभी, क्योंकि इसके पहले इसमें टाइप में जाते हैं। कंजॉइंट में भी होते हैं कोलेटरल और बाइकोलेटरल। कैसे होते हैं बेटा, कंजॉइंट, कोलेटरल और, अच्छा कंजॉइंट पता है किसमें होते हैं, यहाँ पे पहले ये बात बता दूं मैं, जो साथ साथ होते हैं किसमें, स्टेम एंड लीव्स। बेटा प्लांट के स्टेम में और लीव्स में कौन पाए जाते हैं, कंजॉइंट। अच्छा कोलेटरल बंडल क्या है, जो नॉर्मल है, मोस्ट कॉमन है। कोलेटरल का मतलब होता है जब किसी बंडल में जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर होता है, तो ये तो होता ही है नॉर्मली। क्या मतलब कोलेटरल का, इसमें जाएगा मैं डबल जाइलम इनर, एक है हाँ इनर साइड या इनर, और फ्लोएम आउटर साइड। आउटर साइड। तो बेटा रे ये होते हैं कोलेटरल वास्कुलर बंडल। अच्छा जी, दिखा देते हैं आपको। ये वाला एक बंडल है, इसमें आप देख रहे हो जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर, तो एक कोलेटरल हो गया। इसको बोलेंगे कंजॉइंट कोलेटरल। क्या बोलेंगे, कंजॉइंट कोलेटरल। कोलेटरल। अच्छा, पता है बाई कोलेटरल बंडल क्या होता है, बाई कोलेटरल बंडल होता है कि जब जाइलम के अंदर और बाहर दोनों साइड में, जाइलम के अंदर और बाहर दोनों साइड में, ये अभी बना नहीं है ढंग से, है ना कुछ, अंदर की क्या नाली से छोड़ रखी है? हाँ कुछ या तो रह गया होगा कुछ नाली टुकड़ा। पैप लगा होंगे बढ़िया। हाँ बाद में तोड़े हैं सर। तो पता है जाइलम और फ्लोएम, मतलब जाइलम अंदर है सेंटर में बीच में है, और फ्लोएम दोनों साइड में, ऊपर भी और नीचे भी, तो उसको बोलते हैं बाइकोलेटरल। अच्छा उससे पहले एक बात और सुनो मेरी, एक होता है बेटा, एक टाइप होता है कैम्बियम के बेस पर, किसके बेस पर, कैम्बियम के वेक्टर कैम्बियम के बेस पर ओपन और क्लोज। और क्लोज वास्कुलर बंडल, क्योंकि डायग्राम में फिर वो एक साथ ही तब भी दिखाए जाएंगे। तो पता है ओपन वास्कुलर बंडल का मतलब होता है कैम्बियम प्रेजेंट होना, कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, और यहां पर कैम्बियम एब्सेंट होती है क्लोज में। ठीक है भाई साहब, यस सर। तो बेटा रे यस ओपन वास्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, कैम्बियम में। कैम्बियम में नहीं घंसो, जिनमें कैम्बियम होती है वो ओपन होते हैं, ओपन कैम्बियम में नहीं मिलते। ओपन वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं डाइकोट में, किसमें, डाइकोट में। अरे जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहीं तो कैम्बियम मिलेगी, यस सर। तो किसमें मिलते हैं, डाइकोट, डाइकोट स्टेम में। क्योंकि रूट की तो बात ही मत करो, रूट तो रेडियल हो गए ना, मना करते हैं। वहां तो कैम्बियम का कोई शुरू में चक्कर ही नहीं है। डाइकोट स्टेम में होते हैं ओपन वास्कुलर बंडल, और क्लोज वाले मोनोकोट। मोनोकोट में। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, अब मैं ये जो बता रहा था, देखे ना, मैं जैसे ये कंजॉइंट कोलेटरल मैंने लिखा था, मैं इसी में दो डायग्राम दिखा सकता हूं तुम्हें, एक में कैम्बियम प्रेजेंट है और एक में नहीं है। ये मैंने कैम्बियम दिखा दी, तो पता है इनमें अंतर बस ये हुआ, ये ए है ये बी है, ये हो गया कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, कैसा हो गया, क्लोज। और देखो ये कैसा हो गया, ओपन। कंजॉइंट, पूरा नाम क्या लिखें, कंजॉइंट बाय कोलेटरल। कोलेटरल एंड अच्छा क्लोज। ओपन। सर जी। और ये ओपन, और ये कौन कैसा
कहते हैं तो करना नहीं प्लीज। ये देखो ध्यान सुनो, ये दोनों मैंने केवल मैंने कोलेटरल वाली बताई है अभी, कोलेटरल वास्कुलर बंडल वाली मैंने दोनों बताए हैं कि जब देखो कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम के बीच में तब तो ओपन, वो जब नहीं है कैम्बियम क्लोज, सिंपल है। कंजॉइंट कोलेटरल तो वो थे ना कि जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, उसको कोलेटरल बोलते थे हम, कंजॉइंट के टाइप ही है। तो कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज, क्लियर। यस सर। ये वाले कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज मोनोकॉट में, स्टेम्स में और लीव्स में, और ये डाइकॉट स्टेम, ठीक है। बाइकोलेटरल में ये बता रहा था उनमें कैम्बियम होती है हमेशा, ओपन ही होती है। बाइकोलेटरल वाले कैसे होते हैं, ओपन। और देखो बाइकोलेटरल में कैसे दिखाते हैं हम, ये आउटर फ्लोएम, ये इनर फ्लोएम, ये बीच वाला जाइलम। वही यार ये कथा घंसो घंसो बोलने में नहीं मानना ये, तो पता है ये बाइकोलेटरल है और इसमें कैम्बियम की भी तो दो दो पट्टियां भी दिख रही हैं। यस सर। वास्कुलर कैम्बियम भी बेटा आउटर और इनर है। तो ये डायग्राम मैंने कौन सा बनाया, बाइकोलेटरल ओपन। एंड ओपन। यानी पूरा नाम अगर मैं इसका बोलूं तो आप बोलोगे देखो कंजॉइंट बोलोगे कोई जाइलम फ्लोएम एक साथ है, एक ही बंडल, तो कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वास्कुलर बंडल, समझ गए। यस सर। ये मैंने ये तीन तुम्हें बताई यस सर। कंजॉइंट के टाइप। पता है बाइकोलेटरल किसमें मिलता है, नोट कर लेना। बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल होते हैं कुकुरबिटेसी, मतलब किसमें, मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी, कद्दू वाली फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली, काली करते हैं कुकुर है, ये देखिए इसका नहीं। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस सर। तो ये वास्कुलर बंडल्स के बारे में जान गए आप लोग, जी मिस्टर। वास्कुलर बंडल की बातें क्लियर हो गई। जी हाँ भाई, अब देखिए हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, किसकी, मैंने बताया था कि सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं, एपिडर्मिस को छोड़ करके और वास्कुलर बंडल को छोड़ करके। यस सर। हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिट। पिट, है ना, ये सब आ जाएंगे इसमें। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। सर जी हाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप भी इसका पार्ट होगी। हाँ, एक मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा सा डायग्राम बनेगा हाँ बड़ा सा। सर। तो ये कैसे कलर का चलता है, ये भी ब्लू ही है क्या, दूसरा भी लाओ सर जी, है दूसरा भी लाओ क्या, मार्कर। नहीं मार्कर है, कलर का कलर में है, शायद हो। अरे तो लेके आ भैया, ब्लैक का ही है। ब्लैक तो है यहाँ और ले आ तो 2 मिनट मार्कर। पिंक कलर का। देखिए
देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये बेटा मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बताऊंगा आपको, डायग्राम बना के और समझाऊंगा। तो इसके बाद में ना जो रूट स्टेम लीफ की एनाटोमी है, मतलब खासतौर से रूट स्टेम की एनाटोमी, वो बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जो उनके पार्ट हैं, नहीं तो हमें क्या, जैसे एनसीईआरटी में क्या पढ़ते हैं हम, एनसीईआरटी में चौक, नहीं चौक का क्या करेंगे। ये भी इसको रखिए ना। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, आज ब्लैक है हमारे पास, ब्लैक है, ब्लू ब्लैक का नहीं, चौक से फिर पलटना पड़ेगा। तो देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा सर लेके आए होंगे, हाँ जी। कौन से वाले सर, राजेंद्र। मार्क ले आते हैं खुद पे। ओके, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं भाई तो सुनो मेरी बात। तो बेटा जब आप इसको पढ़ेंगे ग्राउंड सिस्टम को ढंग से, तो देखिए होता क्या है, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे मोनोकॉट रूट की एनाटोमी, डाइकोट रूट की एनाटोमी, मोनोकॉट स्टेम की, डाइकोट स्टेम की, तो पता है सारे पार्ट सभी में आपको, सभी में आप कोर्टेक्स पढ़ोगे, सभी में एंडोडर्मिस पढ़ोगे, बार बार रिपीट होंगी बातें। तो यहाँ पर हम उन्हें एक बार में बता देंगे किसमें कैसा है, तो फिर आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल उनकी हम पढ़ेंगे डिफरेंस वाली टेबल। जी सर जी, मैं पढ़ाऊंगा तो डाइकोट मोनोकोट की एनाटॉमी डिफरेंस वाइज, है ना, तो आसान हो जाएगी। तो देखिए बनाते हैं। काम तो है नहीं। हाँ, वैसे तो अब तेरा बैग बेंचन रखा हुआ बंद भी है। हाँ, शुगर गाय। अरे आते नहीं भाई, लड़ रहा है शुगर का। ये आपस में लड़ने लड़ाने की वो क्यों करते रहते ये लड़का है तो दोस्त है मेरा बहुत बढ़िया। देख, ये कुछ अच्छी बात है। आते नहीं। देखिए
पूरा नहीं भर रहा मैं ऐसे, जी सर जी। ठीक है ना। फिर तो टाइम बहुत हो हाँ, जाएगा। ये बस जो जो हमें चाहिए वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए सबसे ऊपर ही मैंने दिखाई है एपिडर्मिस, क्या दिखाया, एपिडर्मिस। लेकिन ये बात अलग है वो हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है नहीं। रूट हेयर भी हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है, या तो रूट हेयर है ये, या फिर पता क्या है ये ट्राइकोम। या ट्राइकोम स्टेम हेयर है। क्योंकि हमने ये एनाटॉमी को एक चीज की नहीं बना रही, ये तो पूरा सबका ही ग्राउंड टिश्यू, यस सर। या तो रूट हेयर भी कह सकते हैं हम, या ट्राइकोम। या फिर ट्राइकोम भी कह सकते हैं। ट्राइकोम किसमें कहेंगे हम, आप जानते हो, स्टेम में। स्टेम में, और रूट हेयर बोलेंगे रूट में। अब सुनिए, उसके बाद में ना बेटा, उसके बाद में जो पहला हमारा ग्राउंड टिश्यू शुरुआत हुई हाइपोडर्मिस। वो क्या है हमारा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेन में आसान नहीं लगेगी पर हाइपोडर्मिस पहला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ऐसे। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है जाइलम फ्लोएम वगैरह, उनको मैं ऐसे बॉक्स में नहीं बंद करूंगा, ठीक है। ये समझ लो जिस जिसको बॉक्स में बंद करूंगा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। सर जी नंबर लिख देना। हाँ वैसे ये भी दिख रहा है, बाहर से लिख देंगे, नंबर वाइज भी लिख देंगे। तो पता है हाइपोडर्मिस, और सुनो मैंने बना भी दी और मैं इसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस एक्सप्लेन होने जा रही है। तो हाइपोडर्मिस जो होती है ये एक्चुअली में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है। किसके नीचे, तभी तो नाम है हाइपो मतलब नीचे, यस सर। एपी मतलब ऊपर। ये मीनिंग होता है बायो में, एपी मतलब ऊपर। तो यार तुम भूल गए, उधर हमने पढ़ा नहीं था मॉर्फोलॉजी में, हाइपोगाइनस एपिगाइनस। फ्लावर के पार्ट हाइपो थे, ओवरी सुपीरियर, ये मतलब। तो ये जो हाइपोडर्मिस है जनरली ये एक से ज्यादा लेयर की बनी होती है। कैसे होती है बेटा, मल्टी लेयर्ड। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा मैंने दो लाइन सी ऐसे बना के, दो लाइन बनाई नहीं बनाई, दो लेयर, तो जनरली मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है बेटा। और पता है, ध्यान सुनना मेरी बात, बड़े काम का, हालांकि मैं डिफरेंस में बता दूंगा वहां पे। एक तो केवल स्टेम में पाई जाती है, अगर कोई तुमसे कहे मोनोकोट रूट में डाइकोट रूट में कैसी हाइपोडर्मिस है, आप कहें कैसी भी नहीं है ही नहीं, स्टेम में पाई जाती है। और स्टेम में मोनोकोट स्टेम में होती है स्केलेरन कायमा की बनी हुई। एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, मोनोकोट स्टेम में लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर, किसकी बनी होती है, और डाइकोट स्टेम में कॉलन कायमी, ठीक है। दोनों ही मैकेनिकल टिश्यू हैं, कैसे टिश्यू दोनों, मैकेनिकल। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू कौन है, बोलो बोलो, भूल गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, स्केलेरन कायम। तुम भूल गए वो लिग्निफाइड डेड होता है, मैंने कहा था वो अपने काम के लिए डेड हो गया। मैंने, तुम भूल गए हो, मैंने बोला था कॉलन कायमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, डेड मैकेनिकल टिश्यू है स्केलेरन कायमा, यस सर। याद आया, हाँ सर। भूल जाते हो देखो जल्दी। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन कल को ये बन के आ जाए, कैमरे का कनेक्टर बस। कैमरे का, कनेक्शन। अच्छा ठीक कर दे। हाँ तो बेटा अगर तुम्हें ये आ जाए कि किसका जो हाइपोडर्मिस है वो ज्यादा अच्छी सपोर्ट देगा, मोनोकोट स्टेम में डाइकोट स्टेम में ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा, मोनोकोट स्टेम। क्या आएगा, मोनोकोट स्टेम। क्लियर, अब ध्यान सुनो, हाँ इधर देख भाई, इधर देख, लाल शर्ट वाला उधर वो अपना काम करे, तू इधर देख रहा है क्या, तो बाद में ट्रेनिंग ले लियो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो ये पूरा जो सेल्स है यहाँ पे हाइपोडर्मिस से लेकर के, है ना, ये पूरा कॉर्टेक्स है, क्या ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल दिखाई है, तो ये ऐसी पूरे भरी हुई है बेटा ये, यस सर जी। है ना। तो कॉर्टिकल सेल्स हो गई, पता है कॉर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो कॉर्टेक्स है बेटा वो एक्चुअली पेरेन्काइमा की सेल्स का बना, किसका बना हुआ है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि पेरेन्काइमा सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। यस सर। सिंपल, जो सिंपल टिश्यू होते हैं उनमें भी सिंपलेस्ट होता था, और मैंने बताया था कि ज्यादातर सारे प्लांट पार्ट में पेरेन्काइमा पाया जाता है, सारे है ना बनते हैं टिश्यू, और इससे एडवांस टिश्यू, और लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है,
तो बेटा रे यहाँ पर ये पेरेन्काइमा की सेल्स हैं, बीच बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा सकते हैं, कम या ज्यादा, जो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपको याद है कि अगर हाइड्रोफाइट थे तो हमने बोला था कि उनमें तो एरेनकाइमा पाया जाता था, याद है, एयर कैविटी बड़ी बड़ी फ्लोटिंग करने के लिए एयर कैविटी थी, मैंने बताया था, ये तुम्हें पढ़ाया था। यस सर। अच्छा, कॉर्टेक्स की बातें हो गई, लेकिन सुना एक चीज और, जैसे मैंने वहां बताया कॉर्टेक्स सभी में है ना, सभी में पाया जा रहा है, लेकिन और सभी में पेरिकाइमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? थोड़ा रूट में और स्टेम में इसका फंक्शन थोड़ा सा वो बोल देते हैं हम लोग, अगर आप ज्यादा उसमें जानना चाहें ना डिटेल में, तो रूट में और स्टेम में इनके फंक्शन में थोड़ा अंतर बोल सकते हैं, थोड़ा सा। देखो, स्टेम में तो हम बोलते हैं कि इसका जो काम है वो प्रोटेक्शन का है। किसका काम है? प्रोटेक्शन का है। और दूसरा काम है फूड स्टोरेज का। पेरेन्काइमा का काम फूड स्टोरेज का तो होता ही है, अंदर वाले टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रहा है और फूड स्टोरेज कर रहा है। ठीक है, लेकिन रूट में जो इसका काम है वो पहला काम तो है फूड स्टोरेज का। जो फर्स्ट फंक्शन है बेटा, प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या है? फूड स्टोरेज, क्योंकि रूट फूड स्टोरेज का ज्यादा काम होता है रूट्स का। यस सर। और सेकेंडरी फंक्शन पता है क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है, यहां से देखना वाटर एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा? बाहर से है ना बेटा, सॉइल से बाहर से वाटर एब्जॉर्ब होगा। और ये तुम भूल गए जो मैंने ट्रांसपोर्ट में ही पढ़ाया था तुम्हें, प्लांट ट्रांसपोर्ट में एक पाथवे बनाता हुआ जाएगा, एकोप्लास्ट सिम्प्लास्ट वगैरह याद है? तो मैंने बताया था कि ऐसे एक जाएगा अंदर तक और जाइलम तक पहुंचेगा वो, है ना। तो बेटा ये ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह भी काम करता है। किससे होकर के जा रहा है? पानी कॉर्टेक्स की लेयर से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया रूट का, फूड स्टोरेज। क्या क्या बताया मैंने? और वाटर को ट्रांसपोर्ट, मतलब हाँ, उसके लिए पाथवे प्रोवाइड कराना, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए पाथवे देना। और स्टेम में क्या बताया मैंने? पहला काम, सुनते रहते हैं, लिखते नहीं बहुत से बच्चे, कुछ भी इसको नोट नहीं करते जो बात बोल रहा हूँ। स्टेम में पहला काम प्रोटेक्शन था, दूसरा फूड स्टोरेज था। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होता है मैंने। अच्छा। प्राइमरी प्रोटेक्शन अंदर के टिश्यू को, सेकेंडरी स्टोरेज, कितनी बार बोल चुका हूं। अब जाके कुछ लिखना शुरू कर रहे हैं कुछ बच्चे, नहीं तो इनका तो दिमाग कंप्यूटर है, इन्होंने सुन लिया, ये बस याद रखेंगे 1 साल तक, है ना। ये लापरवाह है। तो ये कॉर्टेक्स की बातें होंगी हमारी। अच्छा देखो, ये मैंने अंदर के टिश्यू को लेवलिंग भी कर देता हूँ, क्या बना रखे हैं अब बेटा, ये मैंने एंडोडर्मिस बनाई है। एंडोडर्मिस कुछ अलग सी सेलें बताऊंगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन ये मैंने बेटा पेरिसाइकिल बना रखी है। उसके बाद में बेटा रे हमने वास्कुलर बंडल बना रखे हैं ना। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये आपको किसका डायग्राम दिख रहा है? रूट का दिख रहा है वास्कुलर बंडल के अकॉर्डिंग, या स्टेम का दिख रहा है? रूट का। क्यों? अलग अलग रेडियस पे। हाँ, रेडियल वास्कुलर बंडल दिख रहे हैं। बात खोपड़िया में आई ना, हाँ सर जी। कि हमने रेडियल वास्कुलर बंडल की बात बोली थी ना, अलग अलग रेडियस पे। इट मीन्स ये रूट का डायग्राम है, अंदर से दिखेंगे, है ना। तो ये देखिए फ्लोएम हो गया। ये वाला बेटा क्या है? प्रोटोजाइलम, जाइलम में भी है ना। ये मेटाजाइलम, क्योंकि याद करो रूट में एक्जार कंडीशन होती थी, और एक्जार कंडीशन में प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटा। अच्छा, दूसरी बात मैंने एक बात और बताई थी, प्रोटोजाइलम नैरो होता है, या उसकी जो एलिमेंट है वो छोटे हैं, और मेटाजाइलम के बड़े बड़े होते हैं। मोटे मोटे। इसलिए एनसीईआरटी में भी डायग्राम में बताया था, तुम्हें दिखाया था, तो डायग्राम के अंतर है रूट में, है ना। अंदर वाले बड़े बड़े हैं, बाहर के छोटे। तो ये जाइलम दिखाया मैंने। ओके, सेंटर में पिथ है, क्या है ये? पिथ है। ये भी देखिए, पृथ्वी मैंने बॉक्स बनाया, इसका मतलब ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, वास्कुलर बंडल नहीं है पार्ट यस सर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब आते हैं हम कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस पे आ जाते हैं भाई साहब। किस में आते हैं? एंडोडर्मिस हमेशा एक ही लेयर में पाई जाती है। जैसे हाइपोडर्मिस बताया आपको, कॉर्टेक्स बहुत सारी लेयर है, कॉर्टेक्स तो मल्टी लेयर्ड है ही, यस सर। लेकिन एंडोडर्मिस हमेशा
एक लेयर एक ही लेयर की सेल्स है ना, सिंगल लेयर में ही पाई जाएंगी सेल्स। और एंडोडर्मल जो सेल्स हैं वो होती हैं कुछ कुछ बैरल शेप। कैसी होती है? बैरल शेप। बैरल शेप। या जैसे आपने, अरे ये तो देखा है कि जैसे वो ब्याह शादी में वो बजते हैं, ढोलक होती, ढोलक तो जानते हो? हाँ सर जी जागरण में बजते हैं अब। हाँ ठीक है घनसू, तो कोई कुछ भी मान ले, मेरे कहने का मतलब क्या है, तो वो ढोलक वाली से शेप के थोड़ा पेट निकला सा होता है दोनों साइड से ऐसे, है ना? तो इस शेप की वास्तव में ये अब यहाँ पे जैसे हमने ऐसे बनाई है ना, रियलिटी में ये वाली शेप होती है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ऐसे ये एंडोडर्मिस की लेयर बनाई। चलो वो बनानी अलग से भी थी, मुझे हाईलाइट करनी थी अलग से क्योंकि ये खास है। अच्छा, जो एंडोडर्मिस है, अच्छा बनी किसकी टिश्यू की? पेरेन्काइमा की। ये भी लिविंग पेरेन, देखो पेरेन्काइमा कितना ज्यादा पाया जा रहा है। जी सर जी। ये भी लिविंग पेरेन्काइमा की बनी हुई है, एक ही लेयर की बनी हुई है, कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं है। आप देखें कॉर्टेक्स में इंटरसेलर स्पेस था, इसमें तो नहीं है ना बेटा? और पता है ये रूट में बहुत धमाकेदार होती है एंडोडर्मिस, रूट में प्रॉपरली वेल डेवलप पाई जाती है रूट में, क्योंकि रूट में इनका काम है। इनके एंडोडर्मिस के पास पता है कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है। क्या होती है? कैस्पेरिन स्ट्रिप। ठीक है, देखिए तभी तक मैंने बनाया था, ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। क्या पाई जाती है इसमें? कैस्पेरिन स्ट्रिप। कैस्पेरिन स्ट्रिप। दोनों टाइप की वॉल पे पाई जा रही है, देख लो। ऐसे वाली वॉल पे भी मिल रही है और ऐसे खड़ी वाली वॉल पे भी मिल रही है ना बेटा, कैस्पेरिन स्ट्रिप। ये पता है किसकी बनी हुई है? एक कंपाउंड होता है सुबेरिन। क्या होता है? सुबेरिन। सुबेरिन। ये वाटर के लिए इम्परमेबल है। कैसा है? इम्परमेबल। ये मैंने हाईलाइट करके बना दिया, यहाँ पे ध्यान रखना ही है ना। तो एंडोडर्मल की सेल्स है, एंडोडर्मिस की, जैसे वहां पर कंफ्यूजन सा रहे तो पता है इनसे होकर के पानी क्रॉस नहीं कर सकता। सुबेरिन की बनी होती है कैस्पेरिन स्ट्रिप, वाटर के लिए इम्परमेबल है। इसीलिए मैंने ट्रांसपोर्ट में बताया भी था, ये बात तो मैं पहले बताई थी ना। तो वाटर एब्जॉर्ब होता होता आ रहा है। अब देखिए पानी कहीं भी पूरे में, पूरे कॉर्टेक्स में घूमता रहेगा पानी, वाटर या मिनरल्स पूरे में घूमते रहेंगे कॉर्टेक्स में, लेकिन एंट्री पता है वो कहीं से भी एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि रुकावट है ना, रास्ता बंद है। पता है एंट्री कहां से ले सकते हैं? ऐसी एंडोडर्मिस की सेल जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप ऐसे ऐसे वाली पट्टी पाई नहीं जा रही। और वो पता है मैंने कहा बनाया है? जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम। कहा बनाई है? ये भी हिसाब रखना पड़ा है सब कुछ। हाँ सर जी। जस्ट इन सामने, प्रोटोजाइलम के सामने, जिससे कि पानी सीधा वैसे सेल से होता हुआ जालम में एंटर कर जाए। क्योंकि अगर सपोज करो, ध्यान सुनो, क्वेश्चन में कभी ऐसा अप्लाइड आ जाए कि पैसेज सेल अगर फ्लोएम के सामने होती, यहाँ पर होती पैसेज सेल, यानी कैस्पेरिन स्ट्रिप यहाँ नहीं होती, तो पानी पित्त में घुस जाता, फ्लोएम में घुस जाता, क्या फायदा होता? क्या फ्लोएम में पित्त उसको लेके जाता ऊपर? नहीं ना। असेंट ऑफ सेप जो कराता पानी को ऊपर लेके जाता, वो तो जालम ही जाता, तो वेस्टेज चला जाता। जैसे तुम जैसे खेतों में कभी पानी लगाते हैं तो वो एक होती है ना खेतों में, एक जो वो नाली सी बनाते कहलाती है, हाँ, है ना, मेड़ सी बोल देते हैं, मेड़ लगा लगा के, या एक खेत में हम छोटे छोटे उसके वो क्यारी बना लेते हैं, क्यारियों में भर देते हैं, तो पानी जल्दी भर जाता है आसानी से। नहीं तो कहीं ऊंचा नीचा है पूरे में तो बहुत ज्यादा फैलता रहेगा, है कि नहीं? बहुत इंजन चलाना पड़ेगा।
तो बेटा वो जो क्यारी बनाने का मकसद यही, देखिए हमेशा ध्यान रखो, एक इतना बड़ा खेत है, फील्ड, एक इसको आपने ऐसे पोर्शंस में डिवाइड कर करके वो मेड़ बना रखी है। ये भरेगा मान लो 5 घंटे में, और ये भरेगा 10 घंटे में, इतना अंतर आ जाएगा। समझ रहे हो? यही ध्यान दे, तो चुप कराने थोड़ी जाएगा, तो बता। सर जी बता। मतलब ये लड़के को इधर वो दोनों आए कैमरा ठीक करने वाले इधर उधर, तो इसकी लौंडे की उन पे नजर कि उधर तक पीछे तक भी कि कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर बच्चे की रोने की आवाज आ रही है तो वहां नजर। बेटा फोकस यहाँ कर तू, ठीक है? मुझे देख या डेविस को देख, बोर्ड को देख, ठीक है? तो बेटा रे, मैं क्या बोल रहा था सुनो। स्किम तो पता है, उन सेल्स को बोलते हैं पैसे सेल। क्या बोलते हैं उन्हें? और ये वाली जो सेल है या ये सेल है, पैसे सेल, ये भी एंडोडर्मिस की सेल है, फिकर नॉट। किसकी सेल है? एंडोडर्मिस की सेल, परेशान मत होना। बस उसमें कैस्पिन स्ट्रिप नहीं होती। अच्छा, तो आप समझ गए कि एंडोडर्मिस रूट में बहुत बड़ा काम कर रही है ना, एक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है बेटा? और पता है अंदर वाले टिश्यू को प्रोटेक्ट तो कर ही रही है, लेकिन पता है स्टेम में, ध्यान सुनना, स्टेम स्टेम में, अब आप एक बात बताओ, स्टेम में अगर एंडोडर्मिस, क्या वाटर एब्जॉर्ब का मतलब ये काम तो है नहीं, स्टेम का काम तो वाटर एब्जॉर्प्शन का है नहीं, तो फिर स्टेम में क्या होगा? तो आप जब पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम में, एनाटॉमी में, एनसीईआरटी में, एनाटॉमी में मिलेगा एक पॉइंट आपको, इसका नाम स्टार्च सीथ होता है। एंडोडर्मिस नाम ही नहीं बोलते वहां पे। डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को किस नाम से जानते हैं? स्टार्च सीथ। किसका नाम है ये? एंडोडर्मिस का। तो बेटा रे, पता है डाइकोट स्टेम में जहां पे इसका नाम स्टार्च सीथ है, तो वहां पे ये काम स्टार्च के स्टोरेज का करती है। किसका काम करती है? यानी फूड स्टोरेज का। ठीक है? तुम कहोगे सर डाइकोट स्टेम ही क्यों बोला, आपने सारे स्टेम क्यों नहीं बोला? जैसे रूट में सारे बोल रहे थे एंडोडर्मिस में। उसका कारण ये है कि मोनोकोट स्टेम तो अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा हाईलाइट करके। कारण पता है क्या है? ध्यान सुना मेरी बात। हाइपोडर्मिस के अलावा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, कुछ भी नहीं पाया था मोनोकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में कुछ नहीं होता ये, इसीलिए उनकी बात ही नहीं कर सकते हम। ना स्टार्च सीथ होती ना एंडोडर्मिस होती। ठीक है? तो वो बताऊंगा आगे में। यानी ये जो मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा रहा हूं ना, ये रूट का पढ़ा रहा हूं और डाइकोट स्टेम का पढ़ा रहा हूं, है ना? तीन चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं यहां से, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट और डाइकोट रूट। ठीक है? इस डायग्राम, चलिए ये बात आपकी समझ में आ गया। स्टार्ट सी तक हम सभी के बताते जा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पेरिसाइकिल की। किसकी बात करते हैं? पेरिसाइकिल, जो कि जस्ट कवरिंग है। कैसी है? जस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है वास्कुलर बंडल्स की, ये अंदर वाले सिस्टम की। क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद में तो सीधे वास्कुलर बंडल ही है। तो एक बात और शायद मैंने तुम्हें बोली हो पहले, नहीं बोली तो फिर बोल रहा हूं। तुम जानते हो स्टील किसको कहते हैं? स्टील नहीं जानते? वो स्टील वाले बर्तन नहीं, all tissues inside endodermis constitute स्टील या स्टीलर सिस्टम, STLE स्टील या स्टीलर सिस्टम। पता है एंडोडर्मिस के अंदर के सारे जो स्ट्रक्चर है उसको मिला करके बुलाता है स्टील। इसका मतलब क्या आया? सजीव वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल और पी। बिल्कुल, पेरिसाइकिल इंक्लूड है उसमें, पेरिसाइकिल, पिथ और वास्कुलर बंडल, ये स्टील मार्क। क्लियर है बात? यस सर। ये
ये तो लिखा हुआ एनसीईआरटी में मिल जाएगा बेटा, स्टील तो मिलेगा नहीं। खैर, अब मैं ये बता रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल रूट में, स्टेम में, सब में होती है। मोनोकोट स्टेम की बात नहीं कर रहा मैं उसमें नहीं होती। तो पता है, रूट में जो पेरीसाइकिल है वो जनरली पेरेनकाइमेटस होती है, और एक ही लेयर की है ना, ज्यादा लेयर की नहीं। लेकिन स्टेम में पेरीसाइकिल नॉर्मली मल्टी लेयर्ड होती है। यहाँ भले ही मैंने एक लेयर की दिखा दी हो, लेकिन कैसी होती है नॉर्मली? स्टेम में मल्टी लेयर्ड होती है, और स्क्लेरेंकाइमा की होती है। किसकी? और रूट में नॉर्मली पेरेनकाइमा की और सिंगल लेयर्ड। अब आपकी एक बात तो बढ़िया में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब सर, जो स्टेम है उनमें पेरीसाइकिल का काम प्रोटेक्शन का और उसका हो गया, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट वाला हो गया, क्योंकि भाई स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है ना, तो वो टिश्यू हो गया जो अंदर के टिश्यू को प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन जब पेरेनकाइमा की बनी है रूट में, इसका मतलब ये हो गया कि वो स्टोरेज का काम करने में भी हेल्प कर रही है वहां पे रूट में। ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें याद होगा जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी कि जो रूट होती हैं, रूट में लेटरल रूट से निकलती हैं। मेन रूट होती है प्राइमरी रूट, उससे सेकेंडरी और टर्सरी निकलती हैं। तो मैंने बताया था कि जो लेटरल रूट होती है वो एंडोजेनस ओरिजिन की होती है। अगर किसी बच्चे को याद हो, वैसे लिखवाया हुआ है एंडोजेनस। एंडोजेनस का मतलब होता था जब पेरीसाइकिल से रूट निकलती है, एंडोजेनस। और मैंने बताया था स्टेम की जो ब्रांचेज होती हैं वो एक्सोजेनस होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि वो पेरीसाइकिल के बाहर से निकलती है। यानी पेरीसाइकिल से कोई स्ट्रक्चर निकलती है तो वो एंडोजेनस बोली जाती है। इसका मतलब स्टील से कनेक्शन है उसका, स्टील से। ज्यादा मजबूत होगी फिर तो। हाँ, तो ये रूट के जो ब्रांचेज निकली हैं ये ज्यादा मजबूत है कंपेरिजन टू स्टेम की ब्रांचेज, है ना, मतलब ज्यादा गहराई से निकली हुई है। तो पता है, पेरीसाइकिल का एक और काम क्या बता दिया मैंने? लेटरल रूट्स बनाने में। किसमें बता दिया मैंने? लेटरल रूट्स बनाने, रूट में केवल, स्टेम में नहीं। रूट में काम हो गया। मैंने देखो 3 काम बता दिया अलग अलग, स्टेम का अलग, रूट का अलग, फिर रूट में एक और लेटरल रूट बनाना। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं कि मोनोकोट रूट में डाइकोट रूट में भी क्या अंतर आ गया एक काम में। पता है, डाइकोट रूट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या होती है? ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट कर सकते हो। रेक्टाफिकेशन एक बात होती तो सीधे वहीं रूट में बता देता, इसमें ये बनाती है पेरिसाइकिल, इसमें नहीं बनाती है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें इसीलिए यहां से कनेक्ट करके आगे तक काम देगा वो। बेटा, मोनोकोट डाइकोट रूट में अंतर है। लेटर रूट तो दोनों बनेंगी, फूड भी स्टोर करेगी। लेकिन डाइकोट में चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें कैम्बियम बनाने में भी हेल्प करेगी। कैम्बियम बनाने में भी हेल्प करती है पेरीसाइकिल, जबकि मोनोकोट में ऐसा कोई चक्कर होता ही नहीं। जब कैम्बियम होती नहीं तो बनाने में हेल्प कहां से कर लेगी भाई? यस है। एक और बात, पता है जाइलम फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू और प्रेजेंट होता है। जैसे डॉट 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 बिंदी बिंदी लगा दे रहा हूं, क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू, इसको बोलते हैं, आगे मिलेगा तुम्हें ये, आगे तुम्हें ये रूट में जब पढ़ोगे तो मिलेगा। इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। यस सर जी। एनसीईआरटी में मिलेगा बेटा। कंजक्टिव टिश्यू। अब डायग्राम तो काम आएगा ही, कम से कम मैं बता दूंगा। देखो मैंने बनाया था जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू, या कंजक्टिव पेरेन्काइमा, एक ही बात है बात। ये भी ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है। जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में एक टिश्यू मिल रहा है पिथ वाले रीजन में, इसको हम बोल रहे हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्लियर है? चलिए टाइम भी हो गया है, और वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बात समझ गए ना बात को? यस सर जी। सुनो, पिथ और रह गया एक बात बताने को जरा। पेरीसाइकिल तो हो गई, पिथ। पिथ एक्चुअली सेंटर का पोर्शन है, आप जानते हैं वास्कुलर बंडल के। ये भी पेरेन्काइमा का बना हुआ है। इसका बना हुआ है पेरेन्काइमा। रूट स्टेम सब में। तो आप जानते हैं फूड स्टोरेज भी करेगा। और सुनो, याद करो, जाइलम रेज या फ्लोएम रेज के फॉर्म में वो मेडुलरी रेज निकलती थी, जी सर जी। तो रेडियल कंडक्शन कराता था, अच्छा। है ना, रेडियल ट्रांसपोर्ट कराता था। लेटर ट्रांसपोर्ट किसका? वाटर का, मिनरल का, फूड का। क्लियर है? यस सर। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी टिश्यू सिस्टम खत्म हो गए सारे, लेकिन केवल टिश्यू सिस्टम ही खत्म नहीं हुए हैं।
इसके साथ में आपकी रूट स्टेम की एनाटॉमी बहुत कुछ खत्म कर दी है मैंने, क्योंकि अब मैं कल को आपको पढ़ाऊंगा, तो पता है रूट डाइकोट और मोनोकोट रूट की एनाटॉमी बताऊंगा, तो केवल 5 पॉइंट में एक टेबल बना के खत्म हो जाएगी वो। डायग्राम तो यही काम आएगा सब में। और स्टेम में भी मोनोकोट का डायग्राम बनाऊंगा, और बाकी मोनोकोट डाइकोट स्टेम में करीब वहां पे 12-13 डिफरेंस आएंगे, उसकी टेबल बनाऊंगा, वो एनाटॉमी खत्म हो जाएगी दोनों। तो कल मैं रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी और इवन लीफ की एनाटॉमी भी खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर एक दिन सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, चलो मिलते हैं।